नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम बात करेंगे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड यानी कि दिवालियापन कानून के बारे में आपको जानकारी देंगे। और हम में से कुछ लोग अपने जीवन के दौरान गंभीर व्यक्तिगत वित्तीय संकट का सामना करते हैं। अगर आप अपने व्यक्तिगत ऋण का भुगतान नहीं कर सकते हैं तो आपके पास विकल्प है, आप दिवालियापन कानून के शरण में जा सकते हैं। इस नए दिवालियापन कानून के अंतर्गत किसी भी कंपनी को दिवालिया होने पर रोकने की कोशिश पर खास जोर दिया गया है, चाहे वह कंपनी हो या फिर एक व्यक्ति। अगर कंपनी दिवालिया होती है तो निर्णायक प्राधिकरण एक दिवालियापन आदेश पारित करता है और फिर कार्रवाई शुरू की जाती है। दिवालियापन कानून का मुख्य मकसद है कर्ज के बोझ तले कंपनी या व्यक्ति को कानूनी तौर पर राहत देना और कर्ज को भी उसका पैसा वापस दिलाना। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। दिवालियापन कानून से जुड़ी हुई तमाम पहलुओं के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे आज के हमारे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता ओमकार प्रसाद जी। ओमकार जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। ओमकार जी आपको दिवालिया कानून से जुड़े हुए तमाम पहलू को समझाने की कोशिश करेंगे और जानकारी देंगे। अगर आपका भी इस मसले से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी है। तो विषय एक बार फिर से आपको बता देते हैं। दिवालिया कानून से जुड़ी हुई तमाम जानकारी आज ओमकार जी देंगे आपको। और अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप नंबर डायल कर सकते हैं 0120612793 0120612793 इन दोनों ही नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और दिवालिया कानून से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों को आप ले सकते हैं। ओमकार जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओमकार जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही कि कंपनी को कब दिवालिया घोषित किया जाता है? सुनने में तो बहुत आता है कि देखिए वो कंपनी दिवालिया हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, लेकिन दिवालिया जो शब्द है वो क्या दर्शाता है और कंपनी को कब दिवालिया घोषित किया जाता है? जी नेहा जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे पहले चीज मैं आपको बता दूं कि दिवालियापन एक वित्तीय स्थिति है। ये जब कोई शख्स या कंपनी अपने उधार और देनदारियों को चुकाने या वापस करने में असमर्थ होती है तो ऐसे वक्त में वो खुद को दिवालिया घोषित कर सकती है, लेकिन इसके लिए कुछ कानूनी कार्रवाई होती है। जैसे कि इसके लिए देनदार जो है वो लेकर के उनके अगेंस्ट में कोर्ट जाते हैं और वो कोर्ट एक स्पेसिफाइड कोर्ट है। आजकल इसके लिए NCLT है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जहाँ पे जाकर के इसके मतलब जो असमर्थ है देने में उसके अगेंस्ट में वो केस फाइल कर सकते हैं और उनको दिवालिया मतलब घोषित करवा सकते हैं वहां से। ये है दिवालियापन, एक वित्तीय स्थिति जिसके कारण कि वो अपनी देनदारी जो अब पैसा, मान लीजिए कि कंपनी दूसरे से कोई पैसा लिया कि उसको 30 दिन के भीतर में उसको वापस करना है, लेकिन वो उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाया, इस बीच में उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, तो उस कंडीशन को फुलफिल करने में जब असमर्थ है और वो किसी भी कंडीशन पे उसको फुलफिल नहीं कर सकता तो ऐसे कंडीशन में उसको हम दिवालिया कह सकते हैं। ये दिवालियापन की एक स्थिति है। ये एक वित्तीय स्थिति है जो जहाँ पे कि हम अपनी देनदारी को नहीं दे सकते हैं। इसमें जब हम एक तरीके से कर सकते हैं कि इवन 500 रुपीज भी हम अपने आप को वापस मतलब जो देनदारों को नहीं दे सकते हैं, उस स्थिति को हम दिवालियापन कहते हैं। जी ओमकार जी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड IBC के बारे में बताएं थोड़ा सा, क्योंकि ये सामान्य भाषा में इसे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें ताकि हमारे दर्शक भी इसको लेके बिल्कुल स्पष्ट हो सके। नेहा जी, मैं सबसे पहले आपको अभी आपने पूछा मेरे से कि दिवालियापन क्या है। दिवालियापन की स्थिति हो गई, अब उसको दिवालिया घोषित कौन करेगा? उसके लिए मैंने कहा कि वो अदालती कार्रवाई है। उसके लिए देनदार जो है वो हमारे को जो दिवालिया की स्थिति में पहुंचे हैं उसकी स्टैंपिंग एक तरीके से कोर्ट जब लगा देती है कि ये अक्षम है, अब वो मतलब एक लीगल कंडीशन के रूप में इसको आप जान सकते हैं, जिसमें कोई भी इंसान या कंपनी अपने कर्ज को चुकाने में सक्षम नहीं होता है, तो कोर्ट में देनदार जाकर उसे कोर्ट में आदेश कोर्ट से ले लेते हैं कि यह मतलब बैंकरप्ट हो गया, और कोर्ट की स्टैंपिंग जब हो जाती है कि हाँ ये अब देनदारी नहीं दे सकता है, तो उसको कोर्ट ही बैंकरप्ट घोषित करती है। तो दिवालिया जब कोर्ट से स्टैम्प्ड हो जाता है कि अब वो
उसकी देनदारी देने लायक स्थिति नहीं है, तो उस स्टैंपिंग जो लीगल कंडीशन है, जो कोर्ट उसको स्टैंपिंग करके बता देती है कि ये अब अपने क्रेडिटर्स को पैसे वापस नहीं कर सकता, नहीं दे सकता, तो उस स्थिति को हम लोग बैंकरप्सी कहते हैं। पहले इंसॉल्वेंट होता है, इंसॉल्वेंट होने के बाद वो जब कोर्ट में चली जाती है दूसरी पार्टी उसके अगेंस्ट में, तो कोर्ट से जब लीगल स्टैंपिंग हो जाती है तो वो बैंकरप्ट हो जाता है जी। अब आपने पूछा कि बैंकरप्सी कोड जो IBCI है, ये 2016 में, सबसे पहली चीज की 2016 में एक कोड आपने जितनी भी पीछे जितने भी कार्यक्रम किए होंगे उसमें आपने एक्ट पे चर्चा की थी। ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड कहलाता है। इसमें सबसे पहली चीज ये है कि काफी समय से व्यापार जगत में दिवालिया होने को लेकर व्यक्तियों में और बैंकरप्सी होने को रिलेटेड बहुत सारे पुराने कानूनों को लेकर के एक सुधार की जरूरत थी। उस सुधार के तहत ये देखा जा रहा था कि पहले वाले कानून में लेकर के लोग अपना उससे कभी बचाव कर लेते थे या कुछ इस तरीके से चीज में उसमें बहुत लंबा खिंचाव हो जाता था। तो सरकार को ऐसा महसूस हुआ, ऐसी जरूरत हुई कि इसमें कुछ सुधार की जरूरत देखी जा रही है, जिसके तहत पुराने कानूनों को बदल दिया गया एक तरीके से, या एक जगह पे उसको समावेशित कर दिया गया, जिसके तहत IBC जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 में आया गया। अब इसमें मैं आपको एक चीज और बता दूं कि 2016 की कानून जो थी वो एक साथ में आ गई, लेकिन पीछे अब 2021 में इसमें एक अमेंडमेंट आया। आपको भी पता है कि पैंडेमिक के समय में बहुत सारे ऐसे मतलब वित्तीय संस्थान थे या जो व्यक्ति थे, वो इस चीज के तहत में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के आने के बाद से भी उसको वो फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। तो कोविड-19 में एक मतलब उसमें अमेंडमेंट लाया गया, जिसके तहत कि जो स्थिति है पहले कम थी, लेकिन अब इसको 1 करोड़ रुपए से ज्यादा वाले मतलब ब्रैकेट में ले आया गया है। जब तक 1 करोड़ की देनदारी नहीं हो जाती तब तक आप इसको इन्वोक नहीं कर सकते। ये कोविड-19 के तहत हुआ था और इस तरीके से उनको एक प्रेफरेंशियल मतलब आप कह सकते हैं कि छूट मिली थी कि उस बीच से उसमें एक, अगर मेरे को सही से मैं बता पा रहा हूं तो वो मार्च 2020 से मार्च 2021 की कुछ तारीख थी, मेरे ख्याल से 24 की, इस बीच के दरमियान जितने भी चीजें आई थी उसको इस जो अमेंडेड एक्ट है उसका लाभ मिला। जी। ओंकार जी, ये भी बताइए कि इंसॉल्वेंसी से जुड़े हुए क्या नियम कानून हैं, कितने दिनों के अंदर ही इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया खत्म करने का निर्देश है? मैंने आपको बताया कि सबसे पहली चीज कि हमारी अगर देनदारी है किसी भी कंपनी या संस्था या वित्तीय संस्था का या इंडिविजुअल का, तो वो देनदारी देने में हम अगर असमर्थ है तभी वो दिवालियापन की स्थिति आएगी। दिवालियापन की स्थिति आएगी तो उसके लिए एक पर्टिकुलर कोर्ट, मैंने बताया कि NCL नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा। वहां पे जाकर के आपको एक जो आप कहें कि प्रोसेस स्टार्ट है कि उसमें एक पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी। उसके तहत आपको ये चीजें देखनी पड़ेगी उसमें कि आप जिसके खिलाफ आप वहां पे जिस कंपनी के खिलाफ जा रही हैं, आपकी देनदारी वहां से पूरी नहीं हो पा रही। अब कंपनी उसमें से अगर पैसे नहीं दे पा रही तो कोर्ट भी उस चीज को देखेगी कि भाई उसमें अगर नहीं दे पा रही तो उसके पास क्या है, एसेट्स है या क्या किस तरीके से उसकी खाना पूर्ति की जा सकती है। जो चीजें आपने ली है, जो पैसे आपने लिए हैं, उसको कैसे करके वहां से आप रिमर्स कर सकते हैं, तो वो कोर्ट का देखना काम है। लेकिन पिटीशन जो है देनदार वही लगाते हैं। ठीक। ओंकार जी, ये बताइए कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया यानी IBBI की क्या भूमिका है? इस बोर्ड का गठन आखिर कैसे हुआ, क्यों हुआ? नेहा जी, मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो 1 अक्टूबर 2016 को पारित हुआ। अब इसकी गठन जब हुई, इसका गठन इसलिए हुआ कि ये सारा चीज देखता है कि आप किस तरीके से आप उसमें इस कोड के तहत जो चीजें हैं उसको आप किस तरह से क्रियान्वित करेंगे। सबसे पहले कि इसका काम हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे देखना चाहिए इस बोर्ड का, दूसरा चीज की प्रोफेशनल साइड पे देखने का, और तीसरा फाइनेंशियल साइड। ये सारी चीजें, और दूसरी चीज की अगर कोई प्रोफेशनल जैसे IRP वगैरह जो अपॉइंट होते हैं वो बोर्ड देखती है कि वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर उनके कार्य कलाप में कहीं भी कोई कोताही है तो ये देखना उस बोर्ड का काम, और इसके लिए वो बोर्ड को एक तरीके से क्वासी जुडिशियल पावर दिया हुआ, और वो मतलब एक तरीके से लीगल एंटिटी के तौर पे क्वासी जुडिशियल का मतलब कि उसको मतलब समकक्ष न्यायिक
व्यवस्था में मतलब एक तरीके से देखा जा सकता है, जिसके तहत इस बोर्ड का गठन हुआ था 1 अक्टूबर 2016, तब से ये लागू है। जी ठीक है, लिक्विडेशन नियमों में किस तरह के बदलाव किए गए हैं उसका थोड़ा सा समझाइए। अभी मैंने बताया आपको कि अभी पहले वाले में IRP वगैरह के अपॉइंटमेंट की मतलब जो पहले वाले एक्ट थे उसमें नहीं थे, लेकिन जब से इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आई है तब उसमें लिक्विडेशन का मतलब क्या है? लिक्विडेशन का मतलब है कि आप उस चीज को, जो भी आपके एसेट्स हैं, उसको सेलिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द बिजनेस, अगर कोई चीज है तो उसको कैसे सेल करेंगे, कैसे क्लोज करेंगे, उसके लिए जब आप पिटिशन फाइल करते हैं, जो आप NCLT में जाती है, तो वहां से वो एक IRP, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, अब उनको बोला जाता है, जो कि एक मतलब कोर्ट अपॉइंट करती है, वो आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से चीज है जो कंपनी की सेल की जा सकती है, कौन से एसेट्स है जो कि सेल किए जा सकते हैं, और उसके लिए किनको किनको कांटेक्ट किया जा सकता है, कौन क्लेम रिसीव करने वाले हैं, कितने क्रेडिटर्स हैं, कितने इसमें किस तरीके की प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये सारा चीज देख करके। ठीक है ओमकार जी, अच्छा ये भी बताइए कि संशोधन देनदारों को उनके देय ऋण को कंपनी के अन्य लेनदारों को सौंपने या फिर स्थानांतरित करने की अनुमति देता है, इससे क्या फायदा होगा? सबसे पहली चीज, पहले वाले में ऐसा इस तरीके का इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की अपॉइंटमेंट नहीं होती थी। अभी ये नए एक्ट में जो है वो कोर्ट ही अपॉइंट करती है कि किसको दिया जाता है और कौन इसकी देखरेख करेगा। सबसे पहली चीज कि अगर वो कोर्ट के अपॉइंटेड IRP इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रिजोल्यूशन जो करते हैं, जो प्रोफेशनल्स है, वो जाकर के तो वो यही देखते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं वो कि कौन सी एसेट है कंपनी की जिसको सेल किया जा सकता है, कौन सी किन लोगों को कांटेक्ट किया जाएगा, कौन इसके जो क्लेम रिसीव करेंगे, फिर उसके कौन कौन से क्रेडिटर्स है, और इसका सेलिंग का प्रोसेस का जो रिपोर्ट है वो भी उनको फाइल करना पड़ता है कोर्ट में। तो अल्टीमेटली ये जो लिक्विडेशन का प्रोसेस है वो बहुत सारे स्टेप्स में फॉलो होता है। मैं, अगर आपके पास समय है तो मैं आपको बता दूं। जी बताइए। हाँ, सबसे पहली चीज कि इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ एक लिक्विडेटर होता है, वो सेक्शन 34 के तहत इसमें अपॉइंट किया जाता है। उसका पब्लिक अनाउंसमेंट होती है उस लिक्विडेशन की विदिन 5 डेज ऑफ वो जहां से कमेंस हुई है उससे, और उसके बाद वो क्लेम प्रोसेस इन लिक्विडेशन, जिसका क्लेम है उसको वो आइडेंटिफाई करता है, फिर उसकी रिपोर्ट वो प्रिपेयर करके लिक्विडेटर जो है उसको आगे भेजता है, फिर उसकी सेल ऑफ एसेट्स की बात जो है वो भी आगे करता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स एज पर वाटरफॉल। अब उसमें क्या है कि पहले वाले कानून में वो डिस्ट्रीब्यूशन का जो था वो इस तरीके से नहीं था, ये सेल ऑफ एसेट एज पर वाटरफॉल जो है वो सेक्शन 53 ऑफ जो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड है उसमें दिया हुआ है। उसके तहत सबसे पहली चीज यही है कि इस इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस को जो कॉस्ट है और लिक्विडेशन प्रोसेस है उसके तहत जिस तरीके से अब सबसे पहले चीज कि इसमें क्या क्या चीज किया जा सकता है, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस का कॉस्ट, उसके बाद जो वर्कमैन के ड्यूज हैं उनको सबसे पहले मिलेगी, फिर उसके बाद जो दूसरी चीज है कि डेट किसके किसके द्वारा ओन्ड है उसको मिलेगी, फिर उसके वेजेज और जो अनपेड ड्यूज है उनको मिलेगी, फिर फाइनेंशियल डेट और उसके ओल्ड क्रेडिटर्स हैं उनको मिलेंगे। इस तरीके से वो अलग अलग तरीके से करके उस चीज को दिया जा सकता है। जी ठीक है, ये पहले वाले एक्ट में नहीं था ऐसा। पहले वाले एक्ट में इस तरीके से नहीं। अब सबसे पहले चीज इसमें क्या है कि आप वर्कमैन का सबसे पहले ही देख रहे हैं। इस कोड में सबसे पहली चीज है कि जो वर्कमैन जो काम किया है उसके जो जिस दिन से ये लिक्विडेशन जाता है उसके 24 महीने पहले तक का उसका क्लेम सबसे पहले मिलेगा। तो ये पहले वाले एक्ट में नहीं था। ठीक है सर, ये बताइए कि IBC प्रक्रिया ने कैसे कर्जदाता और कर्जदार के रिश्ते में बदलाव लाया है? ऑब्वियसली मैंने अभी आपको बताया कि जिस तरीके से आपने लिक्विडेशन के प्रोसेस को पूछा, तो लिक्विडेशन का प्रोसेस ये सबसे पहले कि अगर कंपनी लिक्विडेट हो गई तो लिक्विडेशन के बाद जो चीजें हैं वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी, उसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात हमने बताई कि सेक्शन 53 ऑफ IBC में जो कहता है वो सबसे पहली चीज की उसको अगर आप देखें तो 53 में किन किन मद में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि सबसे पहले वर्कमैन ड्यूज फॉर द पीरियड ऑफ 24 मंथ
अब जो है प्रेसिडिंग द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट, जो डेट है उससे 24 महीने पहले तक की उसको मिलेगी। दूसरी जो है डेट ओड बाय ए सिक्योर्ड क्रेडिटर, जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है उनको, और इवन जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है रिलीज कर दिया अपने सिक्योरिटी को, उसको भी मिलेंगी। फिर तीसरा है वेजेज एंड द अनपेड ड्यूज, तो वेजेज एंड अनपेड ड्यूज ऑफ द एम्प्लॉय, जो फिर एम्प्लॉय की बात आ गई इसमें। फिर वर्कमैन फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ प्रेसिडिंग द लिक्विडेशन, पहले थी 24 मंथ वाली, फिर ये बाद में जो बचे हुए हैं उनके 12 महीने तक का। फिर चौथी बात है फाइनेंशियल डेट ओड बाय द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, सिक्योर्ड वाली की बात तो हमने कर ली, अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को भी चौथे स्तंभ में इसको दिया गया कि कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद वाले में कि किस तरीके से किस रैंक को इक्वली बिटवीन द अमंग द फॉलोइंग कैसे करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो चीजें एक तरीके से दिया गया कि कोई अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द अमाउंट टू बी रिसीव्ड बाय द अमाउंट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मान लीजिए कि कोई जैसे इनकम टैक्स किसी को भरना था, तो ये सारी चीज के बाद वो प्रोसेस में अगर इनकम टैक्स वाले का है तो उसको उस डिपार्टमेंट को जाएगा। अब किसी सिक्योर्ड क्रेडिटर के बाद में उस से बचा हुआ तो वो वाला उसके पास में जाएगा, और रिमेनिंग डेट्स और ड्यूज उसके बाद वाले में जाएंगे। तो इस तरीके से ये पहले जो स्थिति थी कि आप मान लीजिए कि सरकारी चीजों में ही सारा चला गया तो वर्कर्स वगैरह को पैसे मिलने में दिक्कत हो रही थी, तो सबसे पहले इसमें वर्कर्स का ख्याल रखा गया। इस जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 आया और अमेंडेड इन 2021 एक्ट बना करके, जिसमें पैंडेमिक में वो कोड जो अमेंड हुआ उसको इसी सुविधा के तहत कि वर्कमैन को कम से कम इसमें सारी चीजें जो जैसे एसेट वगैरह बिक्री होती है तो उसको सबसे पहले। जी ओमकार जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने दिवालिया कानून से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी जानकारी हमसे साझा की, हमारे दर्शकों को इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। नमस्कार।